or making simple answer awesome. So we will be focusing on some points which can help you to make your answer more presentable, or you can make your essay type answer effective. And we will try to understand how to write essay type answer. Dear students, this presentation is based on the number of observation over the years of different students. So on the basis of those observation, I have prepared this presentation which can help you people on different dilemmas, different questions in your mind. So whenever you are going to write an effective answer, you must keep in your mind these few points. उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, आपने आंसर में लिखना क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन क्या होनी चाहिए, उसकी ऑप्टिमम एक्सप्लेनेशन क्या है, कम है ज़्यादा है, कितनी ऑप्टिमम होनी चाहिए, देन उसका बैलेंस और प्रोपोर्शन। एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनर ने पूछा है आपसे, उसके 2 पार्ट्स हैं, उसके 3 पार्ट्स हैं, और उन पार्ट्स के अकॉर्डिंगली आपने कितना कितना प्रोपोर्शन, कितना कितना बैलेंस देना है अपने आंसर को। देन आपके कंटेंट की ऑथेंटिसिटी क्या है, आप कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, एनी लैंग्वेज कैन बी यूज। जो आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल की है, यू विल बी अडॉप्टिंग दैट लैंग्वेज, बट उसको कैसे इफेक्टिवली आप प्रेजेंट कर सकते हो, इट विल डिपेंड अपॉन यू पीपल। देन हाउ यू प्रेजेंट योर मैटर इन द आंसर बुक, it will matter a lot for getting good marks. And last but not the least is a very important aspect of your answer, of your paper attempting style is the time management. How do you manage your time? How do you use effectively your 3 hours for getting good marks? So we will try to discuss all these points one by one. First of all, let's see planning. Planning means आपने जो लिखना है पेपर में, वो पहले तो लिखना क्या है उसकी प्लानिंग करनी है, उसकी प्लानिंग कहाँ से शुरू होती है, उसमें क्या करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रीड योर क्वेश्चन पेपर केयरफुली. हम हार्डली क्या करते हैं, हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, जितना जल्दी हो सके हम एक क्वेश्चन को देखा, हाँ ये मुझे आता है, वी स्टार्ट राइटिंग. बट डियर स्टूडेंट्स, another question can be a very simple question or can be a question which you have much better material in your mind. So first of all, my advice to all of you is read your questions carefully. The whole question paper can be read carefully by giving 3 to 5 minutes. आप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 जितने भी यूनिट आपके पेपर के हैं, उनके सभी क्वेश्चंस को बड़े आराम से रीड करने की कोशिश कीजिए. देन नेक्स्ट आपने क्वेश्चन पे रीड किया. अब देखिए कि उस क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं. नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी, दिस इज 1 पार्ट. सेकेंड पार्ट इज डिस्कस पर्सनैलिटी थ्योरीज इन ब्रीफ. मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, बहुत ओपन क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ. अब 2 पार्ट्स है. मान लीजिए उसने पहले पार्ट में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी, तो उसके 2 मार्क्स है. नेक्स्ट पार्ट उसने पूछा है डिस्कस एनी वन पर्सनैलिटी थ्योरी इन डिटेल. अब इसके आपको 6 मार्क्स है. तो अब आपने डिसाइड करना है कि 2 मार्क्स के लिए मैंने कितना लिखना है और 6 मार्क्स के लिए मैंने कितना लिखना है, सो दैट देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन योर आंसर. देन गिव सम टाइम टू रिलैक्स योर माइंड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ योर फाइनल एग्जामिनेशन, बिकॉज इट इज़ नेचुरल कि आप जब फाइनल एग्ज़ाम के लिए जाओ, आप में एग्जाइटी भी नॉर्मल से ज़्यादा होगी, और आप लोगों की एक हैबिट बनी होती है कि आप लास्ट टाइम तक, जब तक आपको ऑब्जर्वर जो आपके एग्जामिनेशन हॉल पे ड्यूटी पे है, वो आपको
2-3 कॉल्स देके ना बुलाए तो उतनी देर तक आप अपने रूम में एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाते हो। आपको ऐसा फील होता है कि शायद मैं जितना इस 15 मिनट में 10 मिनट्स में और रीड कर लूँ उतना मेरे लिए बेटर होगा। बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट आप अगर एग्जाइटी में वो चीज़ों को बार बार रीड कर रहे हो दैट विल नॉट हेल्प यू, और उल्टा क्या हो सकता है वो आपकी फॉरगेटिंग को और बढ़ा सकती हैं। जो आपने इतने दिनों से इतने महीनों से आपकी क्लासेस में आपकी बुक्स में से आपके नोट्स में से जो ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो ऑलरेडी आपने रीड किया है, वो आपके डिफरेंट मेमोरी सेटअप में सेट हो चुका है। अगर आप 11th आवर पे अगर आप लास्ट के 10 और 15 मिनट्स में ये क्वेश्चन के भी पॉइंट देख लूँ, मैं ये क्वेश्चन के भी पॉइंट देख लूँ, सम टाइम ऐसी एग्जाइटी आपके लिए पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिजल्ट्स देती है। सो आई ऑलवेज advise to all the students that on the day of examination at least half an hour before the start of your examination leave your books। आप आराम से कूल माइंड के साथ अपनी अलॉटेड सीट पे जाएं, जो आपने रीड किया है उसको अपनी जगह सेटल होने दें जो आपने इतने दिनों की मेहनत की है, और उस टाइम आप अपने गॉड को, वाहिगुरु को, अल्लाह को याद करें, सिर्फ उसकी ब्लेसिंग्स लें। इसको नेगेटिव साइड में मत ले जाना। अगर आपने पहले से हार्ड वर्क किया है देन द ब्लेसिंग्स, देन द दिस एक्सरसाइज कैन गिव यू बेटर रिजल्ट। अदरवाइज अगर आपने पहले कुछ लर्न नहीं किया फिर उस टाइम पे आपको शायद वो जो आप एक्सपेक्ट करते हो अपने भगवान से वो शायद ना मिल पाए। सो माई एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट दैट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन बी काम। आप आराम रहो, जितना आपने मेहनत की है अब उसको आप इजीली उसको अपने एग्जाम में लिखने की कोशिश करो। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, अ जनरल पॉइंट्स ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। अब आता है कि आपने क्वेश्चन पेपर को रीड कर लिया, इसके लिए आपने जब भी आप अपने टाइम मैनेजमेंट करोगे, हमारा लास्ट पॉइंट है उसमें भी डिस्कस करेंगे, आपने एटलीस्ट 5 मिनट्स अपने सेव करके रखने हैं अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। जब आपने अपना क्वेश्चन पेपर रीड कर लिया, आपने आपका बेस्ट आंसर सिलेक्ट कर लिया कि मैंने ये आंसर लिखना है, तो इसमें एक बात आपने ध्यान में रखनी है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने यूनिट 1 का पहले करना है, यूनिट 2 को उसके बाद, यूनिट 3 को उसके बाद। नो, आपको 4 यूनिट जो आपको दी गई हैं, 5 यूनिट दी गई हैं, आपको उसमें से जो आंसर सबसे अच्छे वे से लिखने के लिए आता है, यू कैन स्टार्ट विद योर बेस्ट थिंग। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप क्या दिखाओगे? सबसे पहले अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओगे ना, ऐसे तो नहीं कि सीक्वेंस बाय सारा कुछ दिखाओगे। ऐसे ही अगर आपने अपना पेपर लिखना है, उसको किसी एग्जामिनर ने चेक करना है, तो ऑलवेज ट्राई टू राइट द बेस्ट आंसर एट फर्स्ट प्लेस। सो अब उसमें आता है कि सबसे पहला पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट पैराग्राफ इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन। ये आप पे है, बहुत से इस पे सब्जेक्टिविटी आती है, बहुत से टीचर्स, बहुत से एडमिनिस्ट्रेटर का इस पे शायद एक मत ना हो, उनकी इस पे एग्रीमेंट ना हो कि इंट्रोडक्शन लिखनी चाहिए हेडिंग और या ना लिखनी चाहिए। बट वो पैराग्राफ लिखने में आई थिंक किसी का भी कोई दो राय नहीं होगा। जब भी आप अपना कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, आपने पर्सनैलिटी पे लिखना स्टार्ट करना है। डायरेक्टली कमिंग टू द पर्सनैलिटी, instead of directly coming to the word personality and definition, you can write 3-4 lines about the personality in human life, personality in education, personality in school education, उसका क्या मेन पर्पज है। सो ब्रीफली सिर्फ 2-3 लाइन्स, उसके बाद आप किस पे आ जाओगे? अपने कॉन्सेप्ट पर्सनैलिटी पे। these 2 things will take maximum 4, 5, 6 lines. So those 6 lines are basically the introduction of your answer. Or introduction can also be started with a quotation. Introduction can also be started with one definition related to your answer. So any creative way can be used by you people to start your answer.
but please keep in mind that should not take your too much time and too much space. So basically you have to write just 5 to 7 lines, 4 to 6 lines as per your requirement before the main topic or the main content in your answer, and those 4 to 6 lines are considered as your introductory paragraph to give impression what you are going to write in your answer. So keep in mind these 4-5 lines, 2 lines are general lines and 3 or 4 lines are related to your answer to form your good introductory paragraph. ओके तो आपके 2 आंसर यहाँ पे सॉल्व होते हैं. क्या ये रिक्वायर्ड है? यस, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक योर आंसर मच बेटर. देन सेकंड, हाउ टू राइट ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अ ब्रीफ पैराग्राफ. सो द सेकंड पॉइंट इज व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ द ऑप्टिमम एक्सप्लेनेशन. अब आपके माइंड में क्या होता है कि कितनी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, क्या पॉइंट लिखने पे मार्क्स आ जाते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, अगर रिक्वायर्ड है तो कितनी लिखनी चाहिए, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है. तो इस पे बेटा एक बात आपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप लॉन्ग आंसर करते हो, ऐसे टाइप आंसर करते हो, तो इट रिक्वायर योर एक्सप्लेनेशन. अगर किसी क्वेश्चन के 10 पॉइंट्स हैं तो अगर आप पॉइंट वाइज लिख दोगे, एक तो आपकी प्रॉपर स्पेस कवर नहीं कर पाओगे और दूसरा आपसे एलैबोरेशन मांगी गई है. नॉर्मली ऐसे टाइप आंसर्स में क्या आता है, डिस्कस, गिव इन डिटेल, राइट इन डिटेल, एक्सप्लेन, critically evaluate, justify. Such type of words are used in essay type answers. So these questions require a proper explanation or the optimum explanation. और इसमें एक बात और है कि बहुत से साइंस स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती है अपनी एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा लंबा करने में. वो टू द पॉइंट बात करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज जो भी उन्होंने 5 साल 4 साल लर्न किया होता है, वहाँ पे अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस में एक क्वेश्चन आया है 20 मार्क्स का, अगर आपने 15 और 20 मार्क्स के क्वेश्चन पे एक पेज पे उसको सोल्यूशन दे दिया, यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स. बट जब आप सोशल साइंसेज में पेपर लिखते हो, वहाँ पे शायद आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, ताकि आप उस क्वेश्चन को, आंसर को प्रॉपरली लेंथ भी दे पाओ और प्रॉपरली पेजेस को भी आप प्रॉपरली कवर अप कर पाओ. सो आपके लिए एक्सप्लेनेशन लिखना ज़रूरी है. आपको अगर 20 पॉइंट्स आते हैं, यू कैन राइट explanation of 10, 12, 13, 15 points, and other 4 or 5 points can be written in point format. Then comes what should be the balance and proportion. ये बहुत important aspect है आपके आंसर का. देखिए, जैसे हमने पहले बात की थी, आपके क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं. मान लीजिए पहला पार्ट था what do you mean by personality in 2 marks, and the second part was discuss any one personality theory in detail, that has 6 marks. तो आपको उस क्वेश्चन के पार्ट्स के अकॉर्डिंगली जितने जितने मार्क्स डिवाइड किए गए उनके लिए, उसके अकॉर्डिंगली अपने आंसर को फ्रेम करना है, सो दैट एग्जामिनर भी ईजिली, अगर डिवीज़न में मार्क्स दे रहा है कि पहले पार्ट के अलग से मार्क्स लगा रहा है और सेकंड पार्ट के अलग से मार्क्स लगा रहा है, तो आपको उसके प्रॉपरली मार्क्स मिल पाएँ. क्या होता है कि समटाइम्स आप पहला जो 2 नंबर का पोर्शन है उसके लिए 3 पेज लिखते हो, और जो आपका 6 मार्क्स का पोर्शन है उसके लिए आप 1 पेज लिखते हो. अब क्या होगा, 2 में से तो मैक्सिमम आपको 2 मार्क्स आ गए, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर दिया 3 पेजेस में. अब जिस पोर्शन के 6 मार्क्स दिए हुए थे उसके लिए आपने एक डायग्राम बनाया, उसी में उसको कंक्लूड कर दिया ओनली इन 1 पेज. नाउ कैन यू इमेजिन दैट, कैन यू एक्सपेक्ट दैट कि एग्जामिनर अब उस 1 पेज में से आपको 6 मार्क्स दे दे या 5.5 मार्क्स दे दे? दैट इज़ नॉट पॉसिबल अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज. So you have to be very careful that whenever you are deciding about the balance or proportion of your answer, always keep in mind that what is expected
in the question paper by the examiner. जो पेपर सेटर है, जो उसने आपसे क्या डिमांड किया है, सो दैट जब आपके पेपर को कोई इवेल्युएट कर रहा हो तो वो उस डिवीज़न के अकॉर्डिंगली अगर मार्क्स लगाता है, सो देन यू कैन गेट गुड मार्क्स. So always keep in mind the division of marks to decide the balance and proportion of matter in your answer. Then next question is also very debateful point, whether we write conclusion in our answer or not. पहले तो conclusion है क्या, what, then why, क्यों लिखना चाहिए, and last how, कैसे लिखना चाहिए. सो डियर स्टूडेंट, इसमें भी सब्जेक्टिविटी है. बहुत से सब्जेक्ट टीचर इसको प्रेफर करते हैं, बहुत से सब्जेक्ट टीचर इसको अवॉइड करते हैं. सो ऑन बी ऑन सेफर साइड, ऑलवेज यूज़ वन पैराग्राफ. आप अगर उसके लिए कंक्लूजन वर्ड दे भी देते हो तो भी इतना नुकसान नहीं है. अगर फिर भी आप इतना सेफर हैंड जाना चाहते हो तो भी आप कंक्लूजन अगर हेडिंग नहीं भी देते हो, एटलीस्ट you must write one effective paragraph at the end of your answer to sum up, to conclude your explanation. On the basis of these points or the procedure, we can conclude that in such a way. So examiner can get an idea that कि आपने एक आंसर को स्टार्ट किया, उसको आगे एक्सप्लेन किया, उसको एलैबोरेट किया, उसके बाद उसको सम अप किया. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट. आप मान लीजिए 8 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आया है, उसमें से 6 मार्क्स और 7 मार्क्स और 7.5 मार्क्स में जो डिफरेंस है, इन छोटी छोटी चीज़ों का डिफरेंस है. नॉर्मली एग्जामिनर विल गिव 6 मार्क्स और 6.5 मार्क्स टू अ गुड आंसर. अगर आपने कुछ कोटेशन ऐड किया है, अगर आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अच्छी तरह से ऐड किया है, अगर आपने आपका कंक्लूजन प्रॉपरली एक पैराग्राफ में सम अप किया है, देन यू कैन गेट एन एक्स्ट्रा हाफ मार्क और 1 मार्क दैट कैन ऑल्सो मेक अ बिग डिफरेंस. अगर आपके एक पेपर में 4 और 5 क्वेश्चन में से 1 मार्क्स का भी डिफरेंट पड़ता गया तो आपको 5 मार्क्स का पुश मिल गया एक पेपर में से. अगर आपके मान लीजिए 6 कंपल्सरी पेपर्स हैं तो यू कैन गेट 30 मार्क्स एक्स्ट्रा इन योर डिटेल मार्क्स कार्ड. आप इमेजिन कर लीजिए 30 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 सेमेस्टर, सो यू कैन क्रॉस 100 एक्स्ट्रा मार्क्स विद all these things. So the next point is the authenticity of your content. Sometime क्या ऑब्जर्व करते हैं हम कि आपने सोचा कि 4 से 5 पेज लिखने हैं, तो एग्जामिनर कौन सा लाइन टू लाइन रीड कर रहा है, वर्ड टू वर्ड रीड कर रहा है. समटाइम यू पीपल राइट एनीथिंग इन योर पॉइंट्स. आपसे पूछा कुछ और गया है, आप लिख कुछ और रहे हो, सो इट मीन्स द कंटेंट इज़ नॉट ऑथेंटिक वन. जो आपसे जैसा पूछा गया अगर आप वो प्रॉपरली नहीं लिखते हो, आप उस लाइन ऑफ एक्शन से बाहर हो, फ्रेम से बाहर हो, तो आपका कंटेंट ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा. वो आपका आंसर इन एयर होगा, बेसलेस होगा. तो आप कोशिश कीजिए कि आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से आंसर कीजिए. आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, यू कैन मेक योर क्रिएटिव पॉइंट्स, बट दोज क्रिएटिव पॉइंट शुड बी अलाइंड विद द बेसिक फैक्ट्स और द बेसिक फ्रेम ऑफ द आंसर. ओके, सो इसके साथ साथ जब आप कोटेशन और रेफरेंस डालते हो, कीप इन माइंड दैट कोई भी कोटेशन डाल रहे हो, रेफरेंस डाल रहे हो, या तो आप उसका सही रेफरेंस डालो, सही राइटर का नाम ऐड करो. इन केस यू आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट द पर्टिकुलर ऑथर, तो आप उसमें अकॉर्डिंग टू मी ऐसा लिखने का जो है कोशिश करते हो, दैट इज टोटली रॉन्ग. You can write according to one expert. In case you are not able to remember the name of that particular person who has written that definition or a quotation, so you can cover up these things with writing according to an expert, but never write according to me. That is totally wrong and gives a very bad impression on the mind of evaluator. Then comes the language. As I have already said that
all languages have equal weightage, English, Punjabi, Hindi or any other language which is allowed in your house final examination, you can get good marks with any language. तो लेकिन आपकी जो भी आप भाषा यूज़ कर रहे हो उसका फ्लो इन राइटिंग क्या है, आपके वर्ड्स और स्टेटमेंट की लिंकेज कैसी है, आपके सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी है, दैट आल्सो प्ले अ की रोल फॉर गेटिंग गुड मार्क्स. आपकी राइटिंग में एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्पेलिंग और ग्रामर में. आप जब आप किसी लैंग्वेज का पेपर कर रहे हो, पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश, पेडागॉजी ऑफ पंजाबी, पेडागॉजी ऑफ हिंदी, देन यू मस्ट बी एक्स्ट्रा केयरफुल. नो डाउट इन अ रूटीन पेपर्स, इन अ सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट पेपर्स you must take care of the grammar or the spellings, but when you are doing your language paper then you must be extra careful, क्योंकि वहाँ पे आपके एरर को नोट किया जाएगा और उस एरर्स के लिए आपके मार्क्स भी कटेंगे. सो इसके बिना आप जो वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हो, जो आप टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हो, वो आपकी जितनी इफ़ेक्टिव होगी, जितनी साइंटिफिक होगी, जितनी सब्जेक्ट से मैच करती होगी, उतना आपको उसका जो वेटेज है वो और ज़्यादा मिलेगा. देन योर मीडियम, एनी मीडियम कैन बी यूज्ड. इसमें बहुत सा डाउट है बच्चों के मन में कि मान लीजिए मैंने पंजाबी और हिंदी मीडियम चूज़ किया है, कैन आई राइट द पॉइंट्स इन इंग्लिश, कैन आई ऐड फ्यू लाइन्स इन इंग्लिश. तो इसमें आप बिना किसी डर के, बिना किसी डायलमा से, अगर आपने पंजाबी और हिंदी मीडियम यूज़ किया है, यू कैन ऑल्सो राइट सम सेंटेंसेस और सम कोटेशंस और सम डेफिनेशंस और सम पर्टिकुलर फैक्ट बेस्ड थिंग्स इन इंग्लिश ऑल्सो. डोंट वरी अबाउट इट, योर पेपर विल बी प्रॉपरली चेक्ड एंड यू विल गेट प्रॉपर मार्क्स. हाँ, अगर आपने इंग्लिश मीडियम अडॉप्ट किया है तो कुछ कोटेशन और ऐसा कुछ मैटर है जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में है, मान लीजिए पंजाबी में, यू कैन ऐड, बट नॉर्मली यू मस्ट स्टिक टू योर बेसिक लैंग्वेज विच यू हैव अडॉप्टेड फॉर योर एग्जाम्स. देन कम्स योर प्रेजेंटेशन. आपने अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे किया है. देखिए, सम टाइम जब आप कोई डिश बना लेते हो, डिश कितनी अच्छी बनी है, कितनी डिश स्वादिष्ट बनी है, वो जो अब उसको आप स्वाद को चखोगे, जब उस स्वाद को एंजॉय करोगे तब बताओगे. लेकिन सम टाइम जो आपका डाइनिंग टेबल है उस पर एक पड़ी डिश आपको बहुत अच्छी लगती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिश. तो जब इवेल्युएटर आपके आंसर को अच्छी तरह से लर्न करेगा, अच्छी तरह से उसको रीड करेगा वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन, तब वो उसकी इन डेप्थ एनालिसिस देख सकता है कि कितना अच्छा बच्चे ने लिखा है. लेकिन जब आपका पेपर इवैल्यूएटर के हाथ में जाएगा, जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा दैट विल बी योर प्रेजेंटेशन. आपने अपने आंसर्स को कैसे लिखा है, आपने अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट किया है, क्या आपकी डेफिनेशन, क्या आपकी कोटेशन, क्या आपके पॉइंट्स क्लियरली विजिबल हैं पेपर में से, क्या आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, क्या आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ बड़ा क्लियरली मैसेज दे रहा है या नहीं दे रहा है. दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग गुड मार्क्स or to attract the examiner or the evaluator. So dear student, as it is always said that first impression really matters a lot. So your presentation of your paper can really help you people to get extra marks. So presentation doesn't mean the meaningless decoration with the flowers, with the wastage of time and space. So keep in mind that your answer should be presentable, your answer should be in such a way that कि आपको पूरी आप आपकी शीट पे कोई एग्जामिनर एवेल्युएटर देखे तो उसको आइडिया लग जाए कि बच्चा किस लेवल पे काम कर रहा है. तो इसके लिए आप चाहे बेस्ट पेपर जो आपके फ्रेंड्स के हैं, पीयर्स के हैं, उनको देखिए, उनसे आइडिया लीजिए कि कैसे मैंने पॉइंट स्टार्ट किया और उसके बाद उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया. जहाँ अगर मेरी स्पीड फास्ट है, आई कैन मैनेज टाइम, सो यू कैन ऑल्सो राइट हेडिंग्स विद ब्लैक पेन and the explanation with the blue pen.
सो इसमें भी बहुत से बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, बहुत सी क्वेरीज आती हैं। अभी भी आप लोगों में से क्वेरी आई थी कि क्या ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं। बेटा, ये सभी क्वेरीज, ये सभी आपके माइंड में डायलेमा इसलिए क्रिएट होते हैं कि आप जो एग्ज़ाम के लिए दी हुई इंस्ट्रक्शंस हैं, जो नॉर्मली मैंडेटरी होती हैं कि एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर एक बोर्ड पे लगी होती हैं, सम टाइम ड्यू टू योर एग्जाइटी लेवल, ड्यू टू योर हरीडनेस इन योर नेचर, you are not giving 10 minutes to read those instructions. These kind of things are very much clear in the that particular page which is called as instructions regarding the examination. अगर आप इस बार एग्ज़ाम देने बैठोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सबसे पहले उस पूरे पेज को बड़ी अच्छी तरह से रीड करोगे। तो उसमें आपको ये मिलेगा कि यू कैन यूज़ ब्लैक और ब्लू पेन इन योर एग्ज़ाम। ब्लैक और ब्लू में ऑब्लिक डाला होता है। अगर इन केस इस साल कोई चेंज होके आए, सो आई कांट टेक गारंटी फॉर दैट पर्पस, बट सो यू कैन मेक योर पेपर मोर प्रेजेंटेबल बाय डिसाइडिंग द सीक्वेंस, बाय choosing two colors, black and blue pen, or by starting the answer with a good quotation. Such type of things can be added to make your answer more presentable. Then the time management, which I have already said that very important aspect, and 90% of the students are not able to manage time properly. So अभी इस सेशन के बाद I can expect from you people that you will plan your time judiciously. So अगर मान लीजिए आपका 3 hours का पेपर है, so you are getting 180 minutes to attempt your questions. So सबसे पहले आपने इन 180 minutes में से 15 minutes बाहर निकाल देने हैं। तो अब आपके पास कितने मिनट बचते हैं? 165 मिनट्स। नाउ डिवाइड दीज 165 मिनट्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उसमें से कितने लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले अपने टाइम को डिवाइड कीजिए। अब डिवाइड करने के बाद जो मैंने आपसे 15 मिनट लिए थे, तो उन 15 मिनट्स को आपने कैसे यूज़ करना है? सबसे पहले आपने क्या करना है, 5 मिनट्स आपने स्पेंड करने हैं पूरी अटेंशन के साथ अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। आपने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से रीड करना है। यू हैव टू रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली। अब आपने उन 5 मिनट में डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा आंसर अच्छी तरह से आता है। आपने उसको टिक करना है। आपने जो आपने अभी तक याद किया है, अभी तक आपने अपना हार्ड वर्क किया है, उसको माइंड में रखते हुए आपने अपने आंसर्स को सिलेक्ट कर लेना है कि कौन कौन से आंसर मैं लिखने जा रही हूँ या लिखने जा रहा हूँ। उसके बाद द सेकंड थिंग इज़, उनमें से बेस्ट कौन सा है, उस बेस्ट को आपने पहले लिखना है सबसे पहले। तो आप 2 बातें करोगे उन 5 मिनट्स में। एक तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से रीड करोगे। सेकंडली, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं उनको डिसाइड कर लोगे, और इसी के साथ कौन सा उन सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चन में से सबसे पहले किसका आंसर लिखना है। 3 बातें आपने डिसाइड की हैं पहले 5 मिनट में। अब उसके बाद 5 मिनट आपने रखने हैं एंड में। जब आप सारा पेपर कर लोगे, फिर आप चेक करोगे कहाँ पे मैंने अंडरलाइन छोड़ दिया, कहाँ पे मैंने मेरे क्वेश्चन का आंसर नंबर लिखना छोड़ दिया। तो आप इन चीज़ों के लिए आपके अपने पेपर को रिव्यू करने के लिए 5 मिनट्स स्पेयर रखोगे। 10 मिनट्स, 5 मिनट मैंने आपसे और लिए थे। वो 5 मिनट लिए थे आपसे जब आप अपने आंसर लिखने जा रहे हो। जो भी आंसर आप अपनी आंसर शीट में फर्स्ट पोजीशन पे लिख रहे हो, उस फर्स्ट पोजीशन के आंसर के लिए आपको 5 मिनट्स एक्स्ट्रा देने हैं।
उसके 2-3 रीजंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग योर स्पीड इज़ स्लो. अगर आप सर्दियों में एग्ज़ाम दे रहे हो तो थोड़ा सा सर्दी का असर होता है. अगर आप गर्मी में एग्ज़ाम दे रहे हो, स्टिल जब आप लिखना शुरू करते हो आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाती है. और सेकंड पार्ट ये भी है कि हमने पहला आंसर को बाकी आंसर से थोड़ा सा हमें ज़्यादा आ सकता है, अधिक आ सकता है, इसीलिए हमने उसको पहले चूज़ किया है. तो यू कैन स्पेयर 3 to 5 minutes extra for your answer 1. That will give you good output when you will see the marks in all the answers. Okay? So सबसे पहले आपने क्या करना है, ये मैंडेटरी है कि आपने अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छी तरह से रीड करना है, उसके लिए टाइम प्रॉपरली प्लान करना है. सभी लॉन्ग आंसर के लिए, सभी शॉर्ट आंसर के लिए पहले से फिक्स टाइम टेबल रखना है. उस टाइम के अकॉर्डिंगली जब आप अपनी वॉच सामने रख के पेपर कर रहे हो, अगर आपने एक बड़े क्वेश्चन के लिए, एक लॉन्ग आंसर्स के लिए 25-27 मिनट दिए हैं, तो आप 22 मिनट्स के बाद उसको कंक्लूड करना शुरू कर दोगे. मीन्स अगर आपके 10 पॉइंट्स रहते हैं तो आप 1-2 पॉइंट और एक्सप्लेन करके अगले पॉइंट्स को समरी बनाकर ख़त्म करोगे, सो दैट आप एक आंसर को बेटर बनाने के चक्कर में आप अगले 3 आंसर 4 आंसर अपने ख़राब नहीं करोगे. सो दैट्स वाई द डिवीज़न ऑफ टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो जो आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं उनका आंसर मिल रहा है, क्या आपने लॉन्ग आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कैसे प्लान करना है. और जब आपने ये प्लान कर लिया, अब ये सडनली इम्प्लीमेंट नहीं होगा. अगर आप सोचो कि मैं डायरेक्टली एग्ज़ाम में जाऊं, उसी दिन सोच के जाऊं कि ऐसे ऐसे करूंगी तो करूंगा, यू मे नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट योर प्लान. सो फॉर दैट पर्पज़ यू हैव टू मेक अ हैबिट ऑफ अटेम्प्टिंग अ पर्टिकुलर आंसर इन अ फिक्स्ड टाइम. So dear student, from today onward you can make a habit to divide your 3 hour into segments of 6, 7, 8 segment as per the number of question you have to attempt in your answer final examination, and try to practice few days to accommodate yourself into that frame. Okay, so if you will practice with the time division to write your answer properly, then you will be successful to execute your plan on the day of examination. So इसके साथ साथ ये क्वेश्चन और आपके माइंड में आता है कि क्या एग्जामिनेशन के दिन पेपर में क्वेश्चंस लिखने ज़रूरी है. दिस इज़ अ कॉमन क्वेश्चन बाय सो मैनी स्टूडेंट्स. So dear students, as per the procedure of examination, you can write answer number and unit number. No need to write question paper. I repeat the words as per the examination protocol. You can directly write your answers by writing a proper unit number and a proper answer number. Means it should be clearly visible. There should not be any confusion कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो. अगर आपने प्रॉपरली यूनिट नंबर लिख दिया और प्रॉपरली आंसर नंबर भी लिख दिया है, देन नो नीड टू राइट क्वेश्चंस. बिकॉज अगर आप इमेजिन कीजिए आपने 5 बड़े क्वेश्चन लिखने हैं और 4 आपने स्मॉल क्वेश्चन लिखने हैं, शॉर्ट आंसर लिखने हैं, ठीक है ना. तो मान लीजिए बड़े क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है दैट इज़ फॉर 1.5 और 2 लाइन स्टेटमेंट. अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चन लिखने तो 10 लाइन की स्टेटमेंट बन गई. और शॉर्ट आंसर के लिए आपके 4 लिखने हैं तो 4 लाइन की स्टेटमेंट वो बन गई. तो इट विल कंज्यूम योर 4 to 5 मिनट्स. अगर आप सभी के क्वेश्चन लिखते हो और उसके बाद आंसर स्टार्ट करते हो, and it will also consume at least 1 sheet of your precious limited number of sheets in your final examination.
तो आप दोनों को सेव कर सकते हो। अगर आपने यूनिट नंबर और आंसर नंबर क्लियरली विजिबल फॉर्म में लिख दिया है, देन डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। ओके, सो आई थिंक यू गॉट द reply of your many queries regarding whether we should write question or not. Okay, so अगर आप के माइंड में अभी भी कोई डायलमा है, you can discuss with me anytime. So this is very important point in your examination. So ये काम evaluator का है, उसने अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चन को देखना है और उसको आंसर करना है। उसके सामने क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। सो इट इज़ नॉट अ फॉल्ट ऑफ स्टूडेंट कि उसने क्वेश्चन नहीं लिखा। अगर आपने आंसर नंबर प्रॉपरली और आपने यूनिट नंबर प्रॉपरली विद क्वेश्चन में 3 बार वर्ड रिपीट किया है, योर यूनिट नंबर एंड योर आंसर नंबर शुड बी क्लियरली विजिबल। और इवन मैं आपको एक और सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप अपना एक क्वेश्चन ख़त्म करो, जब भी आप अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट करो, then always make a visible line in between the two answers। और उसमें 2 लाइंस में आप प्रॉपरली अगर यूनिट नंबर और आंसर नंबर भी लिख देते हो तो शायद अब वो अपनी स्पेस तो आप नहीं उतनी बचा पाओगे, लेकिन टाइम ज़रूर सेव कर सकते हो। अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर बैठ के लिखो तो आपको एहसास होगा कि उस लिखने में आपके 4-5 मिनट आराम से जा सकते हैं। लेकिन ये बात आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि 2 आंसर्स के बीच जो डिफरेंस है, अगर एक आध लाइन आपकी बचती भी है किसी पेज की, तो ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट योर क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग ऑन अ वेरी लास्ट लाइन। ऐसे कुछ केसेस में ऐसा भी चांस हो सकता है कि कोई आपका क्वेश्चन अनअटेम्प्ट चला जाए, आंसर अनअटेम्प्ट। तो इसके लिए बेटर क्या है, एक लाइन मार के उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर प्रॉपरली यूनिट 1 नंबर एंड आंसर नंबर लिखिए, देन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। सो दीज वर द फ्यू पॉइंट्स विच आई वुड लव टू शेयर विद यू पीपल। I am very much hopeful that some of your queries in formal or informal way may be settled through this session, and I wish a good luck to all of you for your enrichment and remedial classes and for your final examinations after your practicals. So my best wishes for all of you. Your any query is most welcome. You can write in Moodle, you can write in comment box. I will try to provide the appropriate answer to you people. And I would also share with you people that during these classes you have any query, you can discuss with your mentors, you can discuss with your subject teachers, your pedagogy teachers. अगर वो सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व हो जाती हैं, देन इट इज़ वेल एंड गुड। इन केस एनी क्वेरी इज पेंडिंग और you would like to suggest anything regarding enrichment classes or remedial classes or day-to-day activities, तो आप सभी को कॉलेज में लगे हुए डिफरेंट सजेशन बॉक्सेस आपकी वेट करेंगे। You can give any suggestion in those suggestion boxes. You can write your name or you can write without your name or roll numbers. Your identity will be always kept secret. So उसके बाद आप हमारी कॉलेज की वेबसाइट पे आप कोई भी वहाँ पे अपना जो वैल्यूएबल सजेशन है देना चाहते हैं, वी आर ऑलवेज हैप्पी टू रिसीव योर वैल्यूएबल सजेशंस। Our GHG family, all the respected teachers and me is always ready to settle your queries for your better future. Thank you very much. So now I think you can enter in your enrichment and remedial classes with a proper understanding of the purpose or the objective behind this. Thank you very much once again to all the students for attending this session. Thanks a lot.